हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेंस डे के दूसरे दिन पे, जहां हम बात करेंगे आज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था मेंस डे का क्या है, कल दोबारा आज रिपीट कर देता हूं। हम इसमें डेली मंडे से लेके थर्सडे तक आपसे डिस्कशन करेंगे अबाउट वन क्वेश्चन फ्रॉम वन जीएस टॉपिक। मैं हर मंडे से थर्सडे दोपहर 12 बजे को आपके सामने आऊँगा और आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत करूंगा। आपने इस स्क्रीन को पॉज करना है, यानी अपने वीडियो को पॉज करना है, उसका आंसर लिखना है और उसका आंसर लिखने के बाद मेरा डिस्कशन जो है वो देखना है, क्योंकि जो पॉइंट्स आपको लगता है कि मेरे डिस्कशन से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते थे वो अपने आंसर के अंदर ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि जो मित्र मेरे आंसर लिख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने इनपुट्स भी देते रहें, ठीक है, इन अ सभ्य भाषा, पोलाइट मैनर, है ना। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग करना है, लेकिन उस तरीके की नहीं जिस तरीके की अभी रिसेंटली हमने विदुरी जी की तरफ से देखी थी, ठीक है। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग करके हम एक साथ डिस्कशन करेंगे। नाउ व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्वेश्चन है, डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड प्रेजेंट रेलेवेंस। 15 मार्क्स 250 वर्ड्स। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उस इनिशियली जब हम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का रिलेशन पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन के उभरता है। आपसे पूछा गया व्हाट इज, तो आपने 2 से 3 लाइनों में इसके बारे में संक्षेप में बताना है। ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज टू बी वेरी ब्रीफ बिकॉज द आंसर इज ऑफ 250 वर्ड्स। आप बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज अ जुडिशियल इनोवेशन इन इंडिया दैट केम अप आफ्टर द केस ऑफ नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस इन 1973, वेयर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक्टेड एज अ लिमिटेशन ऑन द कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान, पावर ऑफ द पार्लियामेंट, सॉरी नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड, हैज बीन स्टॉप्ड एट अ सर्टेन लिमिट बाय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो 50 साल हो चुके हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आए हुए, लेकिन उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर और उसके सोर्स के ऊपर अभी भी सवालिया निशान है, क्योंकि ये ओवरऑल एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बन के हमारे सामने आया है। ओवर द ईयर्स बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, बहुत सारी टॉपिक्स को, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया है बाय द जुडिशरी। दिस इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम। तो आप इसकी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दे पाओगे, इसलिए नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट दे दो और थोड़ा इससे बेहतर तरीके से, है ना, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, तो इससे बेहतर तरीके से आप बना सकते हो और इसे बता सकते हो, ठीक है। ऑल्सो व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द जजमेंट दैट वाज पास्ड, ठीक है। तो वो आपने इंट्रोडक्शन में ही जजमेंट के बारे में बात की है। एक और लाइन यदि आप ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो कि रिसेंटली इट हैज बीन अ सेंटर स्टेज ऑफ कंट्रोवर्सी, बट मैं यहां पे ऐड नहीं कर रहा हूं बिकॉज फर्स्ट आई वांट टू हैंडल द डिस्कशन और फर्स्ट आई वांट टू हैंडल द एवोल्यूशन ऑफ दैट डॉक्ट्रिन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन। तो पहले मैं वो हैंडल करूंगा क्वेश्चन के अंदर, फिर मैं आऊंगा कि इस पे क्या कंट्रोवर्सी है। देखो, जब भी आप आंसर लिख रहे हो, माइंड में ये खाली पेज जो है ना सामने, इस खाली पेज पे एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना होना चाहिए कि इतने एरिया में मेरी इंट्रोडक्शन होगी, इतने और अगले पेज के बाकी एरिया में मेरा जो है बॉडी होगा आंसर का, और यहां से यहां तक कंक्लूजन होगा, ठीक है। सो प्लीज ऑलरेडी अपने माइंड में स्ट्रक्चरेशन करनी शुरू कर दीजिए। कई बार आप हो सकता है ब्लैंक हो जाए क्वेश्चन देखने के बाद, कोई बात नहीं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का टाइम अपने आप को दे। स्टार्टिंग में 4 5 10 मिनट भी लग सकते हैं, डज नॉट मैटर, बट अबैंडन मत करिए क्वेश्चन लिखने को, वो सबसे बड़ी भूल होगी। नाउ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसकी कहानी शुरू होती है, जहां पे बताया जाता है कि हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी पे, राइट टू फ्रीडम के ऊपर, है ना। आर्टिकल 19 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स लाते हैं, 19(1) के अंदर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लेके आते हैं, वहां से इसकी कहानी शुरू होती है। फिर आता है 1951 का शंकरी प्रसाद केस। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पार्लियामेंट की जो पावर है आर्टिकल 368 के अंदर, इट इंक्लूड्स द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स. व्हाई? बिकॉज इट हैड अमेंडेड दिस, समवन हैड चैलेंज्ड एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड कि कोई बात नहीं, अमेंड कर सकता है. पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पावर दी है कि वो उसे अमेंड करे. फिर आता है 1960s का सज्जन सिंह केस, जिसमें ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट के पास है भी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने का. गौर देने वाली बात यह है कि इनमें से 2 जजेस जो हैं वो एक डिसेंटिंग जजमेंट देते हैं और ये कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली चेंज किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट, मतलब अनलिमिटेड पावर नहीं हो सकती है पार्लियामेंट के बाद पास. खैर, ओवरऑल जो जजमेंट होता है वो पार्लियामेंट के फेवर में ही जाता है. फिर आता है ट्विस्ट, जो है 1967 का गोलकनाथ केस. इस केस के अंदर फंडामेंटल राइट्स को सैक्रोसैंक्ट बताया जाता है. सैक्रोसैंक्ट का मतलब कि कोई भी फंडामेंटल राइट अमेंड ही नहीं किया जा सकता. ये 9 जजेस की बेंच है, इसलिए सज्जन सिंह के अंदर और शंकरी प्रसाद के अंदर जो जजमेंट्स थी उसको ये रिवर्स कर सकती है. So Parliament cannot abridge or take away any of the fundamental rights. Now इस स्टांस को काउंटर करने के लिए पार्लियामेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा. और हम अपने कोर्सेज में भी जब डिस्कस करते हैं पॉलिटी तो बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं किस तरीके से टू एंड फ्रो जुडिशरी और सरकार के बीच में चलता रहा. 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1971 का है, उसके तहत ये बताया जाता है दैट पार्लियामेंट स्पेसिफिकली हैज द पावर टू टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट. तो आर्टिकल 368 के थ्रू ये बताया जाता है दैट वी कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट. केशव नंदा भारती केस इज द वन वेयर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज born. It is here where the Supreme Court says that yes, this constitutional amendment is correct and you can amend any fundamental right, but only so far as you don't alter the basic structure of the Constitution. Now, there was no definition of this basic structure. कोई परिभाषा आउटलाइन नहीं की गई कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, और ये डिसीजन लेना कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है क्या नहीं, ये जुडिशरी तय करेगी by interpreting the constitutional provisions. And this is one of the major bone of contentions when we talk about basic structure. फिर आता है इसका एप्लीकेशन बाय सुप्रीम कोर्ट. इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एप्लीकेशन राजनारायण केस के अंदर 1975 में, जहां पे जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठहराते हुए 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इनवैलिडेट किया गया था. दोस्तों, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था? इट वॉज एन एक्ट दैट केप्ट द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आउटसाइड द परव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो कभी भी कोई जो केस है सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकता है रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, ऐसा 39th अमेंडमेंट ने कहा गया. यहां पे कहा कि राजनारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता. व्हाई? बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद सरकार ने कोशिश की कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के कीड़े को या बेसिक स्ट्रक्चर के जो ये हमारे रास्ते में एक ऑब्स्टिकल बना हुआ है उसे हटा दे. क्या कहा उन्होंने? दैट नो लिमिटेशन कैन बी देयर ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट. अलॉन्ग विद दिस दे सेड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, एंड ऑल्सो दे सेड दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को जब हम अप्लाई करते हैं, इफ एनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वी अप्लाई, वी कैन चेंज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. नाउ व्हेन दिस केम इनटू द पिक्चर 1980 में दोबारा मिनर्वा मिल्स केस में ये रीइटरेट किया गया कि आप इस तरीके के क्लॉज तो लिख ही नहीं सकते जहां पे अमेंडमेंट की क्वेश्चनिंग को आप रोक दो. So again it was reiterated that judicial review is the basic structure of the constitution. In 1981 एक और केस आता है इसकी एवोल्यूशन में, अगर आप लिखना चाहो, वमन राव केस, जो आप अपने बुक्स में भी पढ़ते हो, जहां पे ये बताया जाता है कि ये जो डॉक्ट्रिन है ये 1973 के बाद से अप्लाई होगी. 24 अप्रैल 1973 के बाद से अप्लाई होगी. ठीक है, सो दिस वोंट बी एप्लीकेबल टू द केसेस ऑफ बिफोर 1973. प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगी, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं. इसका इस्तेमाल जजमेंट्स में होते हुए देखा. प्रेजेंट कंटेक्स्ट की अगर बात करें, एसआर बोमाई के अंदर देखा सेकुलरिज्म is a part of basic structure. एल चंद्र कुमार केस में देखा जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 32 to 26 आर बेसिक स्ट्रक्चर. 4 जजेस केसेस 2015 के अंदर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया था. इस वजह से क्योंकि वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खतरे में डालता था, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज सपोज टू बी द बेसिक स्ट्रक्चर. तो इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत जगह देखने को मिली, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में इसको लेके कंसर्न्स हैं. ठीक है,
सबसे बड़ा कंसर्न है जुडिशियल एक्टिविज्म या ओवर रीच को लेके। वाई? बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज a subjective interpretation of the constitution as a document, and it is dependent on how the judges or the judiciary perceives that what is a basic structure or not. It can emasculate or it can facilitate activism from the part of judiciary. ठीक है, जैसे कि आप even कह सकते हो कि if we say that judicial independence is the basic feature of the constitution, then what constitutes judicial independence is also open to interpretation. ठीक है, क्या अपॉइंटमेंट के अंदर इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के थ्रू जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करेंगे, या एक थर्ड बॉडी, थर्ड पार्टी को भी आप अलाउ कर सकते हो कि वो आपके जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को रिकमेंड करे? तो ये एक्टिविज्म या जो जुडिशरी अपने गिवन रोल रेगुलेशन से आगे जाके जजमेंट्स देती है, उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। कई बार ये जुडिशियल ओवररीच का भी रूप ले सकती है। ठीक है, सो the basic structure doctrine sets a platform for the same. Second problem with this is कि इसकी clear definition की कमी है, कहीं किसी कानून में, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में मेंशन नहीं है। और तीसरा इस पे आरोप ये लगाया जाता है कि भाई साहब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बायस ही है, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ही नहीं है इसका। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि पार्लियामेंट कुछ भी नहीं बदल सकता, बेसिक स्ट्रक्चर बदल सकता है? has the limit been set by the constitution? No. Then how the limit has been set by the judiciary? This is always asked. ठीक है, और recent times में बहुत डिस्कशन हुआ इसके ऊपर, जिसको हमने पहले भी बहुत सारे अपने लेक्चर्स में कवर किया है। ये एलिमेंट्स, ये पॉइंट्स अगर आपके आंसर में हैं तो आपका आंसर काफ़ी हद तक होलिस्टिक है। इवन यू माइट हैव सम एडिशनल पॉइंट्स एज वेल, जो आप कमेंट्स में, जैसा मैंने बताया, सभ्य भाषा में डिस्कस कर सकते हैं। कंक्लूडिंगली वी कैन टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट नीड्स टू रिमेन लिविंग एंड थ्राइविंग। ठीक है, इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। वाई? बिकॉज वी वांट कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो लिविंग हो, जिसमें समय के साथ साथ चेंज हो सके। तो अगर मैं किसी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर मान के उसको कभी हटाने ना दूं, तो हो सकता है कि समय की डिमांड जो है वो पूरी ना हो सके। दूसरी तरफ जुडिशरी भी अपनी तरफ सही है कि अगर मैं अनलिमिटेड पावर दे दूं पार्लियामेंट को, तो हु इज टू से that what type of changes the parliament might bring when absolute majority is there of a particular ideological political party. ठीक है, दिस फियर वॉज देयर इवन इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ठीक है, तो इसी वजह से इसके बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी हमारी डिफाइन करनी, उसको एक जगह लॉ के अंदर, कानून के अंदर लिखना, ये हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी काम है। दूसरा, हमारे तीनों पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट को एक साथ काम करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ प्रिंसिपल डिस्टेंस भी मेंटेन करना चाहिए। जैसे वो लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं हमारे जो लॉ मिनिस्टर थे, पूर्व लॉ मिनिस्टर, और उनके साथ साथ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी भी हैं, वो भी ये बात करते हैं कि मेंटेनिंग प्रिंसिपल डिस्टेंस फॉर विकसित भारत और 2047। अमृतकाल शुरू हो चुका है, तो विकसित भारत और 2047 का जो गोल लेके हम चले हैं एट 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तीनों पिलर जो हैं वो कई मामलों में साथ रहें और कई मामलों में प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करें। इस तरीके से आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू हैव अदर पॉइंट्स एज वेल यू कैन ऐड, लेकिन मेरा पर्पस है कि आप रोज आके यहाँ आंसर लिखें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कंटेंट वाइज आपकी मदद हो, कंटेंट वाइज आपको एक स्ट्रीमलाइंड तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिले, तो आप हमारे क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। पिछली बार जब हमने मेंस के बैचेस किए थे, यानी 2023 के लिए, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस उसके अंदर आए थे, जो मैंने भी क्लास में डिस्कस किए थे और बाकी सभी टीचर्स ने डिस्कस किए थे। तो अगर आप एक शेड्यूल्ड तरीके से कंटेंट को भी अपना इंप्रूव करना चाहते हो, नॉट ओनली फॉर मेंस बट ऑल्सो फॉर प्रीलिम्स, तो दिस QIP इज फॉर यू। ठीक है, मेंस 24 कोड लगाइए और आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं अपने आंसर्स का, ठीक है, और डेली 6 दिन प्रैक्टिस करते हुए इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इंप्रूवमेंट ग्रेजुअली होगी, एक दिन में नहीं आने वाली, तो आप उसके लिए हमारे संकल्प आंसर राइटिंग बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप इवैल्यूएशन नहीं करवाना चाहते, देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन अवेलेबल, बट
from the point of view from an aspirant point of view, I would suggest that आप इसका जो है इवैल्यूएशन ज़रूर करवाएं। मैं भी एस्पिरेंट रहा हूं, मैंने भी मेंस के एग्ज़ाम लिखे हुए हैं और मुझे ये जानकारी है कि जब तक आपके आंसर्स इवैल्यूएट नहीं होते रेगुलर बेसिस पे, आप उनमें चेंजेस नहीं करते हो, आप रिजिड हो जाते हो और आपका जो रिजिड अप्रोच है आपके कम मार्क्स आने का एक कारण बन सकता है। ठीक है, अदरवाइज अगर इफ़ यू डोंट वांट टू ज्वाइन दीज कोर्सेज, हम यूट्यूब पे आपके लिए नए नए इनिशिएटिव्स लेके आएंगे। कंटिन्यूटी से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आंसर्स लिखते चलिए। कल आपसे मिलते हैं GS3 इकोनॉमी का क्वेश्चन लेने के